आधे लोग तो टेस्ट टफ देख के भाग गए है ना। अगर इस टेस्ट में आपके स्कोर बता दें, नहीं टेस्ट में आपको स्कोर इम्पोर्टेंट नहीं है, वही बता रहे हैं। टेस्ट स्कोर अगर 60 है तो आप पास कर जाएंगे। इसमें 50-60 भी नहीं आ रहा है। क्या चीज़ के लिए? इतना दिन से क्या पढ़ रहे थे कि वही क्वेश्चन की फिर से डिस्कशन चाहिए? साल भर पहले पढ़ाई नहीं ना हुआ था, अभी 10 दिन 15 दिन। एक मिनट सुनिए, पहले बात सुनिए आप। आपकी आपकी क्लासेस इधर 1 वीक हुआ, क्लोज हुए 1 वीक, और आपने रिवीजन नहीं किया है। चाहते हैं कि वही क्वेश्चन फिर से कोई टीचर आए, वही पढ़ाया हुआ फिर से बताए, ठीक लगेगा? कुछ एक दो की बात अलग है, आप कह रहे हैं कि सब करा दीजिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे पढ़ के? इतना दिन से क्लासेस चल रहा है, रिवीजन क्यों नहीं करते हैं साथ साथ? हर चीज़ बिल्कुल जो होता है ना, एकदम थाली में परोस के दे देना कि यह लीजिए और खा लीजिए, रख लीजिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। हर किसी की यही प्रॉब्लम है कि वो सब कुछ चाहता है कि बना बनाया मिल जाए। नहीं हो सकता ऐसा। अगर आपको मेहनत नहीं करना है, आप खुद ही नहीं करना चाहते, तो वो मेरे बना देने या किसी टीचर के खड़ा होकर बना देने से अगले दिन भी नहीं आएगा बनाने। क्या फ़ायदा उसको देख के? 100 बार एक बात कहा मैंने कि जो आता है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं आता उस पर कितना भी कीजिएगा, रोज़ 4 बार बना लीजिए, नहीं आएगा वो। क्योंकि अगर 20-25 साल के एज तक अगर आप वो चीज़ नहीं सीख पाए, चाहे वो मैथ से क्यों ना हो, तो 1 महीने में भी नहीं सीख पाएंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप उसका 10 बार रिवीजन कर लेंगे तब भी नहीं बनेगा। किसी टीचर से सॉल्व करा दिया जाए तब भी नहीं बनेगा, चूँकि वो एरिया कमज़ोर था। अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है। पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कि अपना मजबूत पक्ष क्या है। और इंसान अपने मजबूत पक्ष की वजह से ही आगे बढ़ता है। कमज़ोर पक्ष लेके आज तक कोई आगे नहीं निकला है, यही पहचान है। आप जो कह रहे हैं वो करा देंगे, मैं जानता हूँ उसे 1% फ़ायदा नहीं होगा, मुझे दिख रहा है। जहाँ जो चीज़ लगता है कि वो करने से फ़ायदा है वो हमने किया है शुरू से लेके अभी तक का। लेकिन आदत एक अजीब सी हो गई है कि करके दे दीजिए, उसे दे देने से आप में परिवर्तन कहाँ आ रहा है? जिस मैथ के टीचर को मैंने कहा कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दीजिएगा, उसी पीडीएफ को यहाँ लगवा के उनसे सॉल्व करवाए, एक एक आदमी बैठ के सेम क्वेश्चंस। यहाँ वो एक तरफ क्वेश्चन करते थे, यहाँ सॉल्व कर करके दिखाए। परिवर्तन आया? नहीं आया। क्लास मैं देख रहा था ना कैसे चल रहा है, लेकिन मुझे परिवर्तन नज़र नहीं आया। कोई अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है कि मैं सीख जाऊँ या मैं कुछ बदलाव ला लूँ। कहाँ से चेंज आएगा? जो आप सोच रहे हैं वो कभी भी आगे काम करने लायक कंटेंट की तरह नहीं दिखता है। मुझे कोई चेंज ही नज़र नहीं आ रही है। मैथ्स बना दीजिए, वही क्वेश्चन वही चीज़ है, बार बार वो हमको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं कि पीडीएफ में सर ये सब क्वेश्चन बनवा चुके हैं। हमने कहा जब आप बनवा चुके हैं तो इनको बनाने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, मैथ से कभी पाला नहीं पड़ रहा है, छोड़ते जा रहे हैं। मैथ्स शुरू में भी छोड़ा, पढ़ाई हो रही थी तब भी छोड़ा, और आज जब क्वेश्चन में आ रहे हैं तो वही क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर दीजिए। आप उठा के तो देखिए, अगर क्वेश्चन ना सॉल्व किया हो रहे आपके पीडीएफ में से तो दिखाइए, सेम क्वेश्चन कई सारे मिलते हैं, सेम टू सेम। जब वो अंडरलाइन करके हमको दिखाते हैं तब पता चलता है कि सब किया हुआ है, और किए हुए क्वेश्चन भी नहीं आ रहे। मान लीजिए 2 4 5 नहीं आते होंगे, 15 तो आ रहे हैं, फिर क्यों नहीं बना पा रहे? 20 रीजनिंग में 18 15 17 तक बन जाने चाहिए, फिर भी छूट जा रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि लेने की आदत है, आउटपुट देने की नहीं है। सबके मतलब ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट कर लिया आप लोगों ने कि आपको करके दे दिया जाए। ये उद्देश्य जो बना लिया वही सबसे ज़्यादा नुकसान किया। अब तक पढ़ ही रहे थे फिर भी नहीं बन रहा। जीके जीएस भी पूरा पढ़ा, सारे विषय को लगभग पढ़ गए, बिहार स्पेशल भी पढ़ गए, तब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। क्वेश्चन नहीं बनने का कारण अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं कि इतना पढ़े फिर भी हमसे क्यों नहीं बन रहा है? या आपके पढ़ने का ट्रैक गलत था, कंटेंट गलत पढ़ाया गया, आंसर मैच नहीं कर रहे, क्या कारण है? पढ़ना आपको था और आप पढ़ नहीं पाए। आपने जैसे कहा, जैसे चलाने को कहा मैंने किया, नहीं तो मैं बीच में बहुत कुछ परिवर्तन करने का सोचा था। आपकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि आपने कहा कि नहीं सर जो जैसे चल रहा है सब ठीक है, चलने दीजिए। आप ही के सेंटर मानकर आप ही की कक्षा पढ़ाई गई है, फिर क्यों प्रॉब्लम हुई?
यहाँ तो ऐसा नहीं है कि टीचर की ज़बरदस्ती पर सब कुछ टिका हुआ था कि हम जो चाहे पढ़वाएंगे, जो करे कराएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं, फिर क्यों नहीं बन रहा है? जब जब कुछ बदलाव के बारे में सोचा गया, आपने मना किया। मुझे लगा कि शायद आप बेहतर सीख रहे हैं, आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या तो आप गलत निर्देशित हो चुके हैं या फिर पढ़ नहीं पाए। कंटेंट सारी पढ़ाई होती चली गई और कुछ भी साथ में नहीं है। आज स्कोर जा रहा है 60 से नीचे जा रहा है, अभी भी 120 में। तो क्या पढ़ रहे थे इतना दिन से? 3 साढ़े 3 महीने हो गए। कोई जवाब नहीं है। तो चुप हो जाने से क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? आप सिर्फ अभी तक अपने इनपुट के बारे में देख रहे हैं। आप सिर्फ लिए, अब तक कुछ दे नहीं रहे हैं। इनपुट दिख रहा है, आउटपुट बिल्कुल नहीं। चाहिए आउटपुट। स्कोर और रिजल्ट आउटपुट से आता है। हम लोग टेस्ट टफ इसलिए बनाते हैं ताकि यहाँ पता चले कि अगर जो स्टूडेंट 50% स्कोर कर देगा, वहाँ 70% स्कोर रहेगा। अगर यहाँ आप 50% यानी 60 नंबर ला रहे हैं तो 80 प्लस स्कोर रहेगा फाइनल एग्जामिनेशन में। 20 से ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेंगे। लेकिन वैसे भी यहाँ का टेस्ट किसी को कभी पछता नहीं है, चाहे सीटेट का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे इस बार बीपीएससी टेट रहा हो। मतलब कहते हैं ना कि पासिंग स्कोर तक नहीं पहुँच पाते लोग। और हमेशा से टेस्ट जब बनता है तो ऐसे ही बनता है ताकि आपको सब आता हो ये कभी पता ना चले। रोज़ टेस्ट के कुछ सेट में कुछ ना कुछ बदलाव है। कभी मैथ्स में चेंज किया जा रहा है, कभी साइंस के सेक्शन में, कभी सोशल में चेंज किया जा रहा है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा एरिया कमज़ोर है जिस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। रोज़ दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो नहीं देखेंगे। बदलाव एक दिन में नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े करके आते हैं, समय लेना पड़ता है उसके लिए। तो कैसे होगा आप बेहतर जानते होंगे। हम लोग कोशिश करते जा रहे हैं, आखिरी समय तक जो जो चीज़ें नहीं हो पा रही है वो कोशिश किया जा रहा है दे दिया जाए। टेस्ट भी देने के पीछे यही कारण था कि हम जांच कर सके कि आपके स्टैंडर्ड स्कोर कैसे रहे हैं। पेपर आप भी कई जगह दिए हैं, पेपर दे के लेके चले आए, स्कोर भी चेक कर लिए, स्थिर हो गए, लेकिन वो स्कोर में थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, यहाँ नहीं हो रहा है। कैसे बदलाव आएगा? आपका स्कोर 60 नंबर आना चाहिए। कैसे लाइएगा इस टेस्ट में वो आप सोचिए। कहाँ कमी रह रही है उस बारे में सोचिए। 60 नंबर यहाँ आना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 60 आ गया तो वहाँ 80 आ जाएगा, इसकी सियोरिटी है। पेपर कैसे बन रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल सब क्या है, सब चीज़ के बारे में आइडिया हो चुका है। लेकिन आप जितना घबराए हुए हैं उसकी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। आपको यहाँ 180 स्कोर करने को नहीं कहा गया, सिर्फ 50% स्कोर यहाँ के टेस्ट में कर रहे हैं, आप निकल जाएंगे। लेकिन 50 से भी नीचे तब सवाल उठता है क्या पढ़े थे इतना दिन में। और जब सवाल पढ़ाई पे उठाता है तो वहीं से सब कुछ खत्म हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ों पे मेहनत करना शुरू कीजिए, अपने कमज़ोर पक्ष पे। मजबूत पक्ष की पहचान कर लीजिए और उसको अलग कर लीजिए कि ये सेक्शन मेरा ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे भी आएंगे तो हम बना लेंगे। वहीं से बदलाव आता है, ऐसे नहीं आएगा। पहले जांच कर लीजिए, अपने खुद देखिए कि मेरा कौन सा सेक्शन कमज़ोर है, वहीं से प्रश्न होंगे। और टेस्ट इतना टफ नहीं रहेगा जितना दिया जा रहा है। ये 120 क्वेश्चन में 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी के समझ में नहीं आएंगे, वो सब यही प्रश्न है। 80 क्वेश्चन अगर जीके जीएस में आपके आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल फ्रीली पहुंच सकते हैं, वो सब समझ में आएगा। 20 ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी 20 से बाकी का रिजल्ट होना तय होगा, जो सबसे टफेस्ट एरिया है, और वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मिला जुला के। 60 तक कॉमन स्कोर रहेगा, सब कोई 60 क्वेश्चन बना लेगा 80 में जीके जीएस का। लेकिन 60 से 61 होने में वो लोग कर पाएंगे जो थोड़ा सा टफ एरिया की ओर प्रवेश किया है। उसके लिए चल रहा है मेहनत, आपके पूरे स्कोर के बारे में सोच के नहीं किया जा रहा है। ये अभी भी नहीं समझ में आएगा। जिस दिन आप एग्जाम दे दीजिएगा ना, उस दिन मेरी बात समझ में आएगी कि वो काम क्यों किया जा रहा था। क्योंकि 20 दिन आगे क्या होना है उसकी प्लानिंग 20 दिन पहले से की जाती है।
बहुत से लोगों को मैंने देखा एग्ज़ाम दे रहे थे, 56.19% पर नेट क्वालिफाई होना होता था, ध्यान से सुनिएगा, नेट, और कट ऑफ रहता था 57 to 58%। 40% लोगों को 1% बढ़ाने में 1 साल लग गया। पूरे इंडिया में जितने लोग फॉर्म भरने थे सब लोग वहां तक पहुंच जा रहा था, क्योंकि वहां तक पहुंचना बहुत कॉमन था, उससे टफ एरिया की ओर कभी कोई गया ही नहीं। 1% बढ़ाने में 1 साल लग गया। जिस तरह आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे तैयारी करने वाले भी बहुत लोग हैं, लाखों की संख्या में। जो कॉमन स्कोर तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है, लेकिन उस कॉमन से 1% आगे बढ़ना जो मेरिट बना देगा, 1% सिर्फ उतना ही का फर्क रहेगा, वो ये टफ क्वेश्चन है। इस टफ की आदत जरा सी भी रहेगी ना तो 1% 2% बढ़ना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपके कॉमन स्कोर तक पहुंचना, लाखों लोग होंगे जो आपके बराबर आ जाएंगे 60 नंबर जीके जीएस में, बहुत आसान होगा उनके लिए लाना। लेकिन जैसे जिन क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहेगा, 20 क्वेश्चन का, वही क्वेश्चन कोई नहीं टच करेगा, और उसमें से अगर आप 5 भी टच कर दिए तो आपका काम निकल गया। तो आपका स्कोर उन 60 पर निर्धारित नहीं है, आने वाले टफ 20 क्वेश्चन पर निर्धारित है। स्कोर वहीं से होगा और वही रिजल्ट दिलाएगा। स्ट्रेटजी जो हम लोग अपनाते हैं वो मार्केट से अलग होता है। लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन हम क्या सोच के कर रहे हैं मुझे पता है। हम उस ओर आपको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भी एक सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। आप जो टेस्ट दे रहे हैं इसमें से सेम क्वेश्चन भी आपको कई सारे एग्जाम्स में मिल सकते हैं, सेम टू सेम। तो ये जो 1-2% के लिए मेहनत हो रही है ना, उसी के लिए इतना काम किया जा रहा है। बाकी आप लोग इतना टेस्ट बना चुके हैं, आपको लग रहा है हम टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट बहुत पहले बता चुके थे, महीनों पहले, कि आप कहाँ से टेस्ट बना सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। कहाँ रोका था किसी को टेस्ट बनाने से? हम ही टेस्ट के बुक का नाम बताने वाले हैं कि यहाँ से बनाना शुरू कर दीजिए, उतना टाइम बाद में नहीं रहेगा। बाद में जो हम देंगे वो कहीं से चलेगा नहीं, किसी किताब चीज़ों से मैच न करे तो आपको दिक्कत होगी। तो हम लोग काम कर रहे हैं 2% बढ़ाने के लिए, कॉमन स्कोर के लिए नहीं। वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, वो सबको पता है, लेकिन वहाँ से 2% या 4%, 5% एक्स्ट्रा कैसे आएगा, बस वो सोचा जा रहा है। और रिजल्ट उसी 2% पर टिका हुआ है कि अगला 2% कैसे आएगा। क्योंकि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इधर हाल फिलहाल में पूरा का पूरा लूसेंट रट गया है, लोग 3 महीना में बैठ के, सुने होंगे। हॉस्टल्स में आप रह रहे हैं, प्रिपरेशन करते हुए लोगों को देखते होंगे। ये बात सही है ना कि लोग पूरा लूसेंट ही रट गया है 80 जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए। लेकिन वो मज़ा तब आएगा जब सेट में वो भी बैठेंगे, आप भी दीजिएगा, फ़र्क वहाँ से आता है। तो बस ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन की और बात है। जब आपके सामने सब कुछ ओपन फॉर्म में नज़र आ जाएगा, तब आपको वो जो डर लग रहा है अभी वाला, ये सब खत्म हो जाएगा। जो प्रैक्टिस की चीज़ है वो प्रैक्टिस से ही ठीक हो सकती है, और वो है मैथ्स और रीजनिंग। एक बार नहीं, उस क्वेश्चन को 100 बार टीचर से सॉल्व करा लीजिएगा, जब तक खुद नहीं आता तब तक किसी के बता देने से भी नहीं आएगा। यही कहानी है मैथ्स और रीजनिंग की। पीडीएफ एक एक सॉल्व किया जा चुका है, जितने सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पीडीएफ थे सब, और पीडीएफ के लेवल से ज़्यादा क्वेश्चन एक भी नहीं है। हम खुद 2-3 बार चेक करवाए कि ऐसा क्यों नहीं बन रहा है। जब टीचर ने अंडरलाइन कर करके दिखा दिया कि सर सेम क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये सब चीज़ें बता चुके हैं, फिर भी लोग नहीं बना रहे, तो हम क्या करें। सुन के भी अच्छा नहीं लगता कि कोई टीचर इतनी मेहनत करे और उसके स्टूडेंट 10 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अब आपसे इनपुट नहीं चाहिए हमें। अब आप और क्या ले लीजिएगा और क्या पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ने को नहीं कहेंगे। अब आप वो सोचिए कि आप हमें आउटपुट कैसे दीजिएगा। आउटपुट चाहिए। अब तक जो आपने ग्रैब किया है उसका रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए कि 3 महीने में क्या प्राप्त किया है आपने। इसमें से कोई ऐसा है जिसका स्कोर 60 आ रहा है? चेक करने के बाद फर्स्ट डे तो क्वेश्चन आसान दिया गया था ताकि देख ले हम लोग। फर्स्ट डे 70 नहीं, 81 नंबर तक हाईएस्ट गया था, उसके बाद से वैसा टेस्ट नहीं बना। क्योंकि उसी दिन से लोगों को थोड़ा सा होता है ना, मन ज़्यादा फूल जाना कि मेरा तो हो जाएगा, बहुत आराम से लग रहा है, उसी को डाउन किया गया उस दिन।
यहाँ का टेस्ट और स्कोर आपके मनोबल के लिए नहीं दिया जा रहा है, सीखने के लिए दिया जा रहा है। जितना टेस्ट जा रहा है वो सब उद्देश्य एक ही है, उसमें से सीखे। इस टेस्ट के स्कोर को फोकस करने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन 50% क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, इसी उम्मीद से दिया जा रहा है। 60 क्वेश्चन कम से कम 120 में आ जाने चाहिए, बनने चाहिए, नहीं बन रहे। 30-35 नंबर किसका आ रहा था पिछले दिन बताया जाके? तो 30 और 35 120 में, 120 में 40 के आसपास ही आ रहा है। सबके 40 के आसपास ही हैं, 50 भी हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि एरिया कौन सा कमजोर जा रहा है? जीके जीएस कम जा रहा है कि मैथ्स कम जा रहा है कि रीजनिंग कम जा रहा है? जीके जीएस कम जा रहा है। जबकि सबसे ज्यादा क्लास शुरू से लेकर अभी लास्ट तक यही चला है, सबसे लंबा, और अभी तक चल ही रहा है, खत्म भी नहीं हुआ। जितना मेहनत होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। अच्छा, इस चीज के लिए जीके जीएस की जो समस्या थी, क्या इस पर बात करने के लिए हम 2-3 बार बीच में नहीं आए? आपसे ही पूछने के लिए आए थे ना, बताए भी। लेकिन 80% से ज़्यादा लोग यही बोले कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है, हमको रटवा दिया जाए, याद करा दिया जाए, बहुत सही चल रहा है। बात इतने ही की थी। मैंने लास्ट में भी कहा था कि ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। मैं भी किसी बात के लिए 1 से 2 बार ही आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, रोज़ रोज़ एक ही बात कहने नहीं आऊँगा। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को वैसे ही लर्निंग ज़्यादा पसंद है, करा दिया गया। जीके जीएस आप अपनी चॉइस पर पढ़े हैं, इसलिए इस पर कोई मतलब हमसे कोई सवाल मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी कहीं पूछेंगे, वो मैंने करवाया था, मैंने रख के अपने हिसाब से, अपने आज़ादी से अपने करवाया था। यहाँ जब मैंने कोशिश की कुछ चीज़ की तो आपने कहा नहीं सर हमारी चॉइस है, इसको रहने दीजिए। ये बात मुझे बहुत बेहतर पता थी कि बाद में क्या दिक्कत होने वाली है। मैंने बीच में कहा भी था कि अभी समझ में नहीं आएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा ना तब समझ में आएगा कि अब तक क्या सीखा था। अभी भी जो टेस्ट बचे हुए हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आपके स्कोर 60 तक पहुंचे, उसके लिए पुराने कंटेंट्स और चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। जो एरिया छूट गया है उसको दोबारा पढ़िए, रिवीजन किए ज़्यादा हो गया जीके जीएस, उसको फिर से पढ़ के देखिए। और नहीं तो फिर आपकी चॉइस धराशायी रह जाएगी, जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और मुझे सोच के ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। महीना दिन पहले बहुत कुछ था, उसके पहले जब बीच में पूछे थे तब भी मेरे हाथ में बहुत कुछ था। हम जो चीज़ चाहते परिवर्तित कर सकते थे अपने हिसाब से। लेकिन आपकी चॉइस ही ऐसी है, आपको वैसे ही करना था, तो हमने कोई चेंज नहीं लाया। अब आपके पास कुछ हो नहीं सकता, सच्चाई यही है। जो है उसका रिवीजन कीजिए, पढ़िए। तो बेहतर है कि कम से कम इधर निकल गया थोड़ा सा बिहार स्पेशल के नाम पे, बाकी चीज़ नहीं तो और दिक्कत होती। बिहार की हिस्ट्री, थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा पॉलिटी खींच के निकल गई तो काम हो भी गया। धार्मिक सुधार और आंदोलन तो पिछले दिन कोई बता रहा था कि पढ़ चुके हैं लोग, सब लोग, हो चुका था ये टॉपिक। मॉडर्न में पढ़े थे ये।
मॉडर्न में ये नहीं हुआ था। 1885 से कांग्रेस अधिवेशन वगैरह, बस मॉडर्न में उतना ही था। स्टार्ट हुआ तो कहां तक गया था? 1947 तक। गांधी युग भी हो चुका था, मतलब 1885 से 1947 के बीच का इतिहास हुआ था, उसके पीछे का नहीं हुआ था। ये सब उसके पीछे ही आ रहा है जो अभी तक हम बताते आ रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 1814 में कौन सा? 1814 में राजा राम मोहन राय, इनका नाम तो सुना होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इनको राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? कौन? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय ने प्रोवाइड किया था। 1814 में कौन था? अकबर द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य ना, उसको शाह आलम द्वितीय भी कहा जाता था। बाद में बहादुर शाह जफर उनके बाद आए थे। 1814 में राजा की उपाधि धारण करने का काम इन्होंने किया। कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। हालांकि राजा राम मोहन राय को किस सभा के लिए जाना जाता था? किस सभा के लिए? ब्रह्म समाज की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना, दो नाम इनके साथ आता है। आत्मीय सभा एक अलग चीज है। राम मोहन राय द्वारा 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखा गया। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, कारण क्या था? ये किताब क्यों लिखा उन्होंने? क्योंकि उस समय जितने भी वेस्टर्न कंट्री से फिलोसफर और राइटर आए थे, बिहार के जितने भी महान ग्रंथ थे, बिहार बोल रहे हैं इंडिया के, उन ग्रंथों को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर करके उसमें बहुत सारी कमियों को दुनिया के सामने उजागर कर रहे थे। बोल रहे थे कि यहाँ की संस्कृति सबसे घटिया, सबसे पुरानी और बेतरतीब है। अपने हिसाब से उसके लैंग्वेज कन्वर्जन करके बताते थे। तो राजा राम मोहन राय ने उसी के जवाब में उनके यहाँ की एक किताब को प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इस नाम से यहाँ पब्लिश किया इंडिया में और कहा कि आपकी संस्कृति से हमारी संस्कृति 1000 गुना ज़्यादा बेहतर और आगे थी। कंपटीशन में ये किताबें छपी थी। तो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक राजा राम मोहन राय ने 1820 में लिखा था। उसका कारण था 20 अगस्त 1828, इसमें राम मोहन राय द्वारा हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने और एकेश्वरवाद की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ये नाम तो कई बार आता है, ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा है और ब्रह्म समाज है, इन दोनों के नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने और एकेश्वरवाद की शिक्षा, यहाँ बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने के पीछे क्या? स्वच्छ क्या मतलब? उसके कुरीतियों बुराइयों को खत्म करके उसे बेहतर बनाने का काम स्वच्छता होती है। जैसे सती प्रथा को उन्होंने खत्म कराया, एक कुरीति के रूप में था। विधवा पुनर्विवाह को 54 में एस्टैब्लिश करवाया, ये भी कुरीतियों को हटा के बेहतर करने के उपायों में से था। और साथ ही साथ एकेश्वरवाद पर फोकस किया, कहा कि एक ही ईश्वर है, बहुत सारे देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है, ईश्वर एक है, उसी को मानो, उसी को लेके आगे बढ़ो। ये कॉन्सेप्ट वो लेके आए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वहां लोगों को जोड़ा और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रहना करना सारा काम सिखाया। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। किसके द्वारा? HEIR नाम है, हेयर, डेविड हेयर नाम था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई कॉलेज के रूप में। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री नियुक्त किए गए। हालांकि इस मंत्री के बारे में आज तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इतिहास में है जानकारी तो दिया गया। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के मंत्री नियुक्त हुए। यंग बंगाल आंदोलन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका प्रारंभ विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जामिनेशन के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। हर 2 साल पे एक बार रिपीट करते हुए दिखेगा कि विवियन डेरोजियो ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी।
यंग बंगाल एसोसिएशन या आंदोलन दोनों उसी का नाम है। यंग बंगाल के नाम से ये आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया तथा राम मोहन राय के विचारों के प्रवर्तन के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर दी। तत्वबोधिनी एक अलग नाम है, एक सभा है ये भी। तत्वबोधिनी पत्रिका इस समय प्रमुख पत्रिका भी मानी गई। एक सभा का भी नाम था और उसी नाम से पत्रिका भी पब्लिश किया। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम किए और चूंकि राजा राम मोहन राय के विचारों को लोग दफनाना शुरू कर दिए थे कि वो एकेश्वरवाद की बात करते हैं, सभी के देवी देवताओं की बात नहीं करते, उन्हीं के विचारों को पुनर्जीवित करने का काम इन्होंने कहा और कहा कि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा था आज के डेट के लिए। 1843 में ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा पुनर्गठन कर दिया गया। पुनर्गठन का मतलब उसको रीयूनाइट किया गया, उसके सदस्यों को बदले, सदस्यों को जोड़े और ये काम किया। 1850 में ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा बाल विवाह का विरोध किया गया 1850 में, और 1854 में विधवा पुनर्विवाह को लीगल बना दिया गया, जो उस समय भारत के मतलब एक कट्टर विरोधी नीतियों में से एक था। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है, लेकिन इन्होंने किया। उच्च जातियों में प्रथम कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को संपन्न कर दिया गया। यानी 1854 में इसके लिए कानून पारित हुआ और 56 में फाइनली सभी जगह पूरे इंडिया में एक साथ लागू कर दिया गया। कौन सा कानून? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून को स्थापित कर दिया गया। नारी शिक्षा के आंदोलन के रूप में 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है ये। फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल स्कूल बनाए गए थे। जैसे हिंदू कॉलेज बनाए गए वैसे फीमेल एजुकेशन के लिए बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। उस समय महिलाओं के लिए अलग से कोई स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिस जमाने की ये बात है, लेकिन इन्होंने पहली बार उस पर काम किया। सन 1849 में ही महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार था। एकेश्वर का मतलब ही होता है कि ईश्वर एक है, और इसका प्रचार प्रसार भारत में हमेशा से किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको सही माना, कुछ ने गलत माना। चूँकि यहाँ सब चीज़ लॉजिक पर आधारित है, इसलिए उन्होंने समय लिया इस चीज़ को करने जानने में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले और विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। ज्योतिबा फूले का नाम कई बार आ चुका है, फीमेल एजुकेशनिस्ट। इनकी पत्नी ज्योतिबा राव की पत्नी का नाम क्या था? नाम याद है? पत्नी का नाम क्या था? आधा लोग कंफ्यूज है। जो नाम है वो पत्नी का ही नाम है जो नाम दिख रहा है वो पत्नी का ही नाम है, इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो ज्योतिबा राव फूले ये 3 चीजों के लिए जानी जाती है। एक तो नारी शिक्षा, एससी और एसटी के महिला शिक्षा के लिए ज्यादा फोकस किया। ये 2 काम के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही ज्योतिबा राव फूले। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना विष्णु शास्त्री ने किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू किया गया सबसे पहले। 1852 में कर्तन दास मुखर्जी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए गुजराती में सत्य प्रकाश का प्रकाशन किया। सत्य प्रकाश एक जर्नल का नाम था। सत्य प्रकाश जर्नल होता ना, पत्रिका, उस पत्रिका का नाम है सत्य प्रकाश। कर्तन दास मुखर्जी इसके राइटर थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को गुजरात में भी पब्लिश किया और कहा कि यहाँ भी इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। महाराष्ट्र में हो गया, कलकत्ता में हो गया, तो गुजरात में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में नारी शिक्षा और समाज सुधार के अग्रणी कार्य करने वाले गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन भी जरूरी है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र के रहने वाले,
और समाज सुधार में अग्रणी आगे बढ़ के काम करने वालों में से एक थे। लोकहित का मतलब ही होता है लोगों के हित के लिए काम करने वाला व्यक्ति। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना, स्थान, स्थापना वर्ष और संस्थापक, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं जहां तक मुझे पता है। 1828 में स्थापना हुई, उसी में ब्रह्म समाज में आदि ब्रह्म समाज भी आता है 1866, प्रार्थना समाज 67 में, आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1896 में, यंग बंगाल आंदोलन 1826, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद स्कूल, अहमदिया आंदोलन, परमहंस मंडली और रहनुमाई मजदयासन सभा। इसमें जरूरी कौन है हम आपको बता देते हैं। ब्रह्म समाज, आदि समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब तक जो आया है इतना ही आया है क्वेश्चन में। वहाबी आंदोलन नहीं आते हैं, एग्जाम्स में नहीं आते, ऐसे जनरल कहीं कहीं दिखाई दिए जाते हैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में। एग्जाम्स में वहाबी आंदोलन क्वेश्चन नहीं आते। ये 5-6 हैं जिनसे क्वेश्चन रेगुलर या तो क्या कह सकते हैं उसको मैचिंग में आ जाते हैं, या सीधे सीधे सिंगल क्वेश्चन बना के भी पूछे जा सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? इतनी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कोई गिनती नहीं है, बहुत बार आ चुका है। बस कोशिश कीजिएगा 1 से 2 बार इसके लाइन सेट करने की, तो पता चल जाएगा। ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज में फर्क है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे, लेकिन आदि ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन थे। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन अक्सर आते हैं। दोनों नाम भी एक साथ दिखाई देंगे। ये जो 5-6 नाम मैंने इधर गिनाए हैं, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इनमें से 2-3 भी आपको अगर याद रह गए तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। पीडीएफ सबको मिल गया है ना? ये वाला पीडीएफ नहीं गया, चला गया होगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के 2 महान नेता थे, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज, भंडारकर और रानाडे का नाम आता है इसमें। तेलुगु सुधारक जो वीरेश लिंगम के प्रयास में प्रार्थना समाज की गतिविधि दक्षिण भारत में भी फैल गई। 1896 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में ही, बंगाल में। दयानंद सरस्वती 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म के प्रवर्तन के लिए आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल अल्कोट द्वारा की गई। और भारत में भारत में 1879 में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार में बनी और एनी बेसेंट से किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी पटना में भी है। ये जो सभा है इसकी स्थापना पटना में भी हुई है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से। पटना कॉलेज के सामने का इलाका उस समय उसके लिए चुना गया था। मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए कलकत्ता में 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में ही। 1875 में अलीगढ़ में वेस्टर्न विद्वान यानी पाश्चात्य विद्वान और संस्कृति के प्रसार के केंद्र के रूप में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। कब की बात है? मतलब यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी हो सकती है इसका अभी अंदाजा नहीं लग रहा है, बहुत पुरानी। नाम भी परिवर्तित होते गए। और ये अलीगढ़ में ही है। पहले अलीगढ़ में कुछ था ही नहीं, इसी के नाम से आसपास की पूरी सिटी बसी। जब इन्होंने पूरे एरिया को कवर कर लिया, कहा जाता है इतना बड़ा क्षेत्र है कि एक दिन अगर आप पैदल निकलेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, दूसरे कोने तक पहुंचने में आप घूम नहीं पाइएगा। कितना एरिया में फैला होगा मुझे भी आज तक आइडिया नहीं, लेकिन ये सुना है कि एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए वहां ऑटो चलते हैं, तो सोचिए डिपार्टमेंट्स में कितनी दूरियां होंगी। और उसके बावजूद भी
1500 प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, 1500 प्रकार कोर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यही सबसे बड़ा फायदा होता है, कोर्सेज की कमी नहीं होती। सन 1881 में पारसियों के धार्मिक सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फरदोंजी तथा एस बंगाली ने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। ये रहनुमाई मजदयासन आज तक किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में से नहीं देखा गया, रिकॉर्ड है, लेकिन है, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। और बिहार की आदत है नया क्वेश्चन उठा के लाने की, कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन कर दिया जाए। 1927 में ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस नामक नारी संगठन की स्थापना किया गया और 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। एससी और एसटी समुदाय के लिए जातिगत जुल्म का विरोध करने के उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किया था। डॉक्टर BR अंबेडकर दलित वर्ग संघ की स्थापना कर दी है उन्होंने। ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग। $1857 बिहार वाला। अच्छा, मॉडर्न में वाले में इसमें 1857 नहीं पढ़े थे? बाप रे, इसको छोड़ के जाना मतलब पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। 1857 का विद्रोह, कारण, स्वरूप और परिणाम सब एक साथ देखेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ सैनिक विद्रोह से शुरू हुआ। कहाँ से? विद्रोह का नेतृत्व अधिकतर गैर सैनिकों द्वारा किया गया, यानी जो लोग सैनिक नहीं थे वही लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए विद्रोह सफल नहीं हो सका। कहाँ शुरू हुआ? कितने मई को? 10 मई 1857 मेरठ, और 10 मई को दिन था संडे। रीजनिंग से निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 10 मई 1857 को संडे का दिन था। मेरठ से ये विद्रोह उठा, उसके दो कारण थे, एक वो चर्बी वाली कारतूस और दूसरा सैनिकों में असंतोष। ये कारण तो सबको पता है। प्रमुख था कि उस समय जो कारतूस वहां से आ रहे थे, उस कारतूस में, कारतूस के मुंह पे जिसको दांत से खींच के बंदूक में डालना होता था, उस पर गाय या सूअर की चर्बी लगी हुई थी। लोगों को ऐसा लग रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है आज तक कोई नहीं जाना। किसी ने वो बात फैला दी तो लोगों को लगा कि हमारे आस्था के साथ मजाक हो रहा है। लोगों ने उसका विद्रोह किया। जिन लोगों ने उस समय किया, अंग्रेजों ने देखा तो मारपीट के ठीक कर दिया, लेकिन वो बात फैलती चली गई आग की तरह और सभी बैरक में पहुंच चुके। लोगों ने भीतर ही भीतर प्लान किया कि सबसे बेहतरीन दिन संडे, जिस दिन सब के सब लोग चर्च में चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए। अंग्रेज हैं, कहाँ जाएंगे? चर्च। मतलब पूरा का पूरा बैरक और इलाका खाली रहेगा, सैनिकों की संख्या कम होगी। विद्रोह की शुरुआत उसी दिन किया जाएगा। और 10 मई को जो सैनिक वहां मौजूद थे, जो सुरक्षा में थे, उन सभी अंग्रेज सैनिकों को मार के और मंगल पांडे और बाकी सारे साथियों को लेकर और वहां से निकल पड़ा। कहाँ? हम दिल्ली जा रहे हैं। और जब वो वहां से चले तो खबर भिजवा दिया पहले ही कि मैं हर जगह से सैनिकों को जमा करते हुए आ रहा हूं। हमारा नेता कौन होगा? बहादुर शाह जफर होगा। इस विद्रोह का प्रमुख नेता जब तक न मिले तब तक विद्रोह कैसे सफल होगा? तो विद्रोह का प्रमुख नेता एक 60 वर्षीय बूढ़े आदमी को मान लिया गया, जो खुद से चल भी नहीं सकता, कि नेतृत्व यही करेगा, यही सब कुछ बताएगा कैसे करना है, बहादुर शाह जफर। खबर उस तक पहुंची, बोला कि भाई देश की बात है, चलो मान लेते हैं, आपने जो कहा ठीक है, मैं ही इसका नेतृत्व करूंगा। और इस पर काम शुरू हो चुका। लोग दिल्ली पहुंचे, वर्क स्ट्रेटजी तैयार की। इसके सफल न होने के पीछे कौन कारण था पता है? एलाइट क्लास पीपुल, जिसको पढ़ा लिखा समुदाय कहा जाता है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, ये सब जो लोग थे, जज टाइप, जो एलाइट क्लास के लोग थे, वही सबसे ज़्यादा नुकसान किए इसको असफल बनाने में। किया क्या? जब सैनिक विद्रोह हुआ, साफ उससे अलग हट गए और लिखित रूप से पेपर वगैरह में पब्लिश करने लगे, जर्नल में, कि इस आंदोलन का हमसे कोई संबंध नहीं है, सरकार हमसे कोई सवाल ना करे। जो भी पढ़े लिखे लोग थे, किसी ओहदे पर थे, उन्होंने सबसे पहले उसका साथ छोड़ दिया।
आप साथ छोड़ देते लिखित तौर पर, लेकिन अंदर ही अंदर अगर साथ निभाने वाले लोग होते तो 1857 में देश आज़ाद हो चुका होता। लेकिन वहां भी 1757 की तरह ही घटना हुई कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका उनका सपोर्ट ही नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो आम जनता थी, पढ़े लिखे लोगों की संख्या कितना परसेंट, 5% पूरी सोसाइटी में, उन 5% लोगों के सपोर्ट ना होने की वजह से लिख के बोल के जैसे सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। उसकी वजह से ये असफल हो गया आंदोलन। और उसके बाद सोसाइटी के लोग जब होता था ना, देखते थे एलाइट क्लास के लोगों को तो कहता थू, मतलब होता नहीं, देख के घिन आना कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा जैसे खोल लिया, जहां कहीं भी देखे ना, मतलब इज्जत की नजरों से कोई उनको नहीं देखता था, समाज में घृणित महसूस होने लगे वो पढ़े लिखे लोग। यही कारण था कि 1857 के बाद जब जब कोई घटना हुई उसमें यही लोग सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, ताकि फिर से मेरी थू थू ना हो, और कोई कारण नहीं था। अगर वो लोग उस समय ही साथ दे दिया होता एलाइट क्लास पीपुल, तो शायद देश की स्थिति बहुत पहले बदल चुकी होती। ये एक प्रमुख कारण रहा। कारण तो कई सारे थे, धीरे धीरे करके पता चलता है। एक तो प्रमुख कारण कारतूस का हो गया। दूसरा, डलहौजी ने जो विलय की नीति लेके आया था, वो जबरदस्ती लोगों को विलय कर लेता था पूरे के पूरे साम्राज्य को, कि आपके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आज से आपका राज्य हमारा है। तो गोद लेने की प्रथा पर भी रोक लगा दी। जैसे मेरा उत्तराधिकार कोई नहीं है, अगर किसी के बच्चे को मैं गोद लेकर उत्तराधिकारी बना दूं तो वो भी नहीं, आपका खून होना चाहिए। तो जबरदस्ती का नियम कानून वो बना रहे थे। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना विद्रोह का। डलहौजी के सिद्धांत के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर, ये सब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए, पंजाब वगैरह भी। ये सब के सब विलय नीति के आधार पर अंग्रेजों के शासन में मिला दिया गया। इन नाम में से पूछता है अक्सर कि कौन कौन शामिल थे या कौन सा नहीं था, ऐसा करके ऑप्शन बनता है। प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति, यानी उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, केवल ऑर्डर मानने वाले पदों पर, यहां भी भेदभाव एक प्रमुख कारण था। रियासतों के विलय के कारण अभिजात वर्ग के अधिकारों की समाप्ति हो गई। विलय इतनी तेजी से हुआ कि जो आम जनता को वहां अधिकार दिए गए थे वो सारे अधिकार समाप्त हो गए, खत्म। और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब हम सिर्फ गुलाम ही रह गए हैं, हम अपने से ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना कोई डिमांड कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण बना विद्रोह का। इसके बाद अप्रिय भूमि कर व्यवस्था। अप्रिय का मतलब भूमि टैक्स ऐसे लगाए जाते थे जो किसी को पसंद नहीं आता था, किसी को प्रिय नहीं था, जबरदस्ती टैक्स की वसूली। आपके पैदावार हो ना हो, उपज हो ना हो, इससे मतलब नहीं था, हम तक इतना पहुंचना चाहिए, चाहे आप अपना पेट काट के क्यों ना प्रस्तुत करें। और उसके लिए लोगों को सजा दी जाती थी। तो भूमिकर व्यवस्था भी उन कारणों में से एक कारण था। वंशानुगत भूमिपतियों को भूमि कर से वंचित करने का निर्णय ले लिया गया, यानी जो जमींदार हुआ करते थे उनके वंशज जो भी आते गए, जमींदारों को भूमि कर से मुक्त, और जो लोग उसमें खेती कर रहे थे उनसे टैक्स की वसूली का काम हो रहा था। जमींदारों को टैक्स फ्री कर दिया गया। एक तरह से यह भी जबरदस्ती थी। कृषकों पर कर का अत्यधिक बोझ डाल दिया गया। जो लोग किसानी कर रहे थे बहुत ज्यादा बोझ, और इस बोझ की वजह से समस्या बढ़ गई। अंग्रेजों द्वारा मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। आस्था के साथ तीसरा खिलवाड़ था ये। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा था, और ये मंदिरों का प्रबंधन, चूंकि इनको पता था कि मंदिरों में चढ़ावा बहुत ज्यादा आता है, लाखों करोड़ों रुपए के रूप में है, ये चाहते थे कि मंदिर को अपने कब्जे में ले ले। और इसकी वजह से भी लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचा। रेल, डाक व्यवस्था, तार और अन्य वैज्ञानिक प्रयोग का भी उस समय प्रारंभ हो चुका था, जो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीने में विश्वास रखते थे, ऐसी टेक्नोलॉजी और मशीनरी पर अपना जीवन जीना नहीं चाहते थे। कुछ लोग इसलिए भी विद्रोह किए। 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक के स्थान पर नवीन करने के निश्चय किया, जिसमें राइफल को कारतूस प्रयुक्त के ऊपरी भाग को मुंह से काटना आवश्यक कर दिया गया, और जिसके लिए भारतीय सैनिक तैयार नहीं थे कि मुंह से काटने वाला कारतूस नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या लगा था, चर्बी लगा हुआ था, जो उनकी आस्था पर नुकसान पहुंचा रहा था। 10 मई 1857 को मेरठ में खुले विद्रोह का प्रारंभ कर दिया गया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
यूं समझिए कि प्लेस के नाम के साथ पर्सन जरूर पूछा जाता है स्पेशली, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। जबकि लखनऊ में अवध की बेगम द्वारा किया गया, जो नवाब थे, नवाब तो गुजर चुके थे, उनकी जो बेगम थी उन्होंने लखनऊ में इसका काम संभाला। विद्रोह का जन साधारण का समर्थन प्राप्त था, आम लोगों का समर्थन था। किसका समर्थन नहीं मिला? पढ़े लिखे लोगों का, इलाइट क्लास पीपुल का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार विद्रोह का कारण सैनिक असंतोष था तथा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। उस समय जो लोग लिख रहे थे उन्होंने ये कारण प्रमुख माना और ये सही भी था। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता का संघर्ष कहा कि वहां के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चीज खाते हैं पीते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है। विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न ही पूर्व नियोजित, बस अचानक से शुरू हो गया, पहले से इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और ये धीरे धीरे ऑल इंडिया लेवल पे चल पड़ा। मजूमदार, देश में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव रहा। मजूमदार एक इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं कि देश में राष्ट्रीयता की भावना का हमेशा अभाव रहा। अगर कुछ सेक्शन के लोग मानते हैं कि राष्ट्रीयता ज़्यादा है और वो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं तो एक सेक्शन पीछे हट जाएगा। ये कभी भी एकजुट होकर काम नहीं करना चाहते। पढ़े लिखों को लोगों को ये लगता है कि मैं अनपढ़ की बात सुनूं, और अनपढ़ लोगों को लगता है कि पढ़े लिखे हमारे जैसे नहीं हैं, और इन दोनों में हमेशा संघर्ष रहता है। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना दोनों में से किसी में पर्याप्त रूप से नहीं, ना पढ़े लिखे लोगों में ना पढ़े लिखे लोगों में, और दोनों को लगता है कि सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। देशभक्त कहने से नहीं, देशभक्ति दिखाने से पता चलता है कि देशभक्त हैं भी या नहीं। अब इसके प्रभाव क्या रहे? विद्रोह के दमन के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया, पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया। असंगठित होने के कारण विद्रोह असफल हो गया। क्या कारण था? इसी की चर्चा मैं बार बार कर रहा था कि कभी भी वो एक साथ एकजुट होकर काम ही नहीं किए। भारत का शासन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा किया जाना था, यानी भारत पर अब राज करने की व्यवस्था आ गई, व्यापार वाली चीजें खत्म। परामर्श देने के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता। कहाँ पे? लंदन में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से यह है। रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने के लिए इस नीति का त्याग करके सेना में 1/3 यूरोपीय नागरिकों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण, क्योंकि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा था। कोई भी चाहता है ना कि हमारे अपने लोग हों सेना में, तो हमें भरोसा रहता है। ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं, पता नहीं कब पलट जाए, कब बंदूक इधर घुमा दे, कोई आता पता नहीं है। तो सैनिकों के रिक्रूटमेंट में भी इसका असर पड़ने लगा। नए कानून के अनुसार भारतीय प्रशासन का दायित्व गवर्नर जनरल का था उस समय। उसके अनुसार गवर्नर जनरल के सहयोग से 1858 के कानून के लिए एक कार्यकारिणी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया और 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया। पहले तक कंपनी के हाथ में था, 1858 के बाद भारत की शासन क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन माने रानी, उस समय जो रानी थी उसे क्राउन के नाम से जाना जाता था। ताज के हाथ में सब कुछ चला गया कि अब ये व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, और रानी ने वायसराय के हाथों से ये चीजें लेकर अपने हाथ में ले लिया और कहा कि इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 बनाया जाए, जिसमें इंडिया का शासन किसको चला जा रहा है? रानी को, ब्रिटिश के रानी को यह शासन दे दिया जाएगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित किया गया। इसे गवर्नर जनरल की परिषद को और विस्तार कर दिया गया, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। ये एक नया नाम प्रस्तुत कर दिया गया, इंपीरियल काउंसिल। भारत का विभाजन प्रांतों में किया गया, जिसमें बंगाल, मद्रास और बंबई 3 प्रेसिडेंसी विकसित हुए, और प्रेसिडेंसी ही बाद में क्या हुए? वहीं से राजकाज का काम संभालने का शुरू कर दिया गया। ये 3 प्रेसिडेंसी थे। इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे पहले कॉलेज की स्थापना हुई। फर्स्ट कॉलेज की स्थापना तीनों प्रेसिडेंसी में कहाँ कहाँ? बंगाल, मद्रास और बंबई में किया गया, और इसी से सब कुछ धीरे धीरे फैलते चला गया। ये भी पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में कि सबसे पहले इंडिया में म्युनिसिपैलिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? यहीं पे, मद्रास।
इन तीनों प्रेसिडेंसी में मद्रास में सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना की गई, और मद्रास के बाद बंबई, बंबई के बाद बंगाल। याद रहेगी? हाँ, कौन से? गवर्नर जनरल के सहयोग 1858 के कानून के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई जिसमें चेंज किया गया। पद था, उसके बाद तो वो क्राउन के हाथों में चला गया। हाँ, तो यहाँ वैसा कुछ लिखा नहीं है, ये लिखा गया है कि एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई जिसमें डिसीजन लिया गया कि अब वो सब कुछ सर्वे सर्वा नहीं रहेंगे, रानी के डिसीजन पर सारे काम किए जाएंगे, और रानी ने उसके लिए वायसराय स्थापित करने शुरू कर दिए। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। हाँ, पहला वायसराय भी वही बना, कैनिंग है। 1858 में उसी के नाम को परिवर्तित कर दिया गया, बस यही है। पहले गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया, बाद में उसी को वायसराय के नाम से जानने लगे। 3 पार्ट में इसके नाम परिवर्तन हुए। 1858 से जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय के नाम से पहचाना जाने लगा। तो ये थे इसके काफी प्रभाव के बारे में आपने जाना। आदिवासी विद्रोह वगैरह पढ़ चुके हैं? ये सब विद्रोह नहीं पढ़े थे? सन्यासी विद्रोह, चुआरों का विद्रोह। आपके सेट में तो रोज एक विद्रोह का क्वेश्चन है, हर दिन एक एक क्वेश्चन है विद्रोह का। तो कोई बात नहीं है, इसको हम करा देंगे धीरे धीरे, ठीक है? कल के क्लास में हो सकता है ये कवर हो जाए, एक ही दिन का और है। आंदोलन हो जाएंगे तो सीधे इसके बाद कांग्रेस पर आ जाएगा। कांग्रेस आप कर चुके हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सभी विद्रोह जरूरी है। विद्रोह से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमेशा, 1 या 2।